Hello everyone, good evening. Good evening, sir. तो लास्ट क्लास में मेरे को लगता है हम डी मोइवर्स थ्योरम पे पढ़ लिए थे हमने, और डी मोइवर्स थ्योरम के हम लोगों ने दो प्रूफ पढ़े थे। एक पढ़ा था जब हमारी पावर होगी इंटीजर, और एक पढ़ा था जब हमारी पावर होगी रैशनल, यानी कि कोई ना कोई फ्रैक्शन में पावर दी गई होगी। तो अगर फ्रैक्शन में पावर दी गई है तो वहां पे हमें देखना है कि एक वैल्यू नहीं होगी उसका आंसर, उसके आंसर बहुत सारे होंगे। तो फटाफट से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर, अगर हम n लिख रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, e की पावर आई थीटा की होल पावर n। तो ये बन जाता था e की पावर आई n थीटा, क्योंकि n और थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोबारा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बट दिस वाज ओनली वैलिड व्हेन n वाज इंटीजर। जब n नहीं होगा इंटीजर, तो तब उस केस में हमारे पास ये सॉल्व करते हुए बहुत सारे आंसर्स आएंगे इसके, और जो कि अभी आज के टॉपिक में कंप्लीट भी होंगे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी बोलेंगे हम इसको, देन हम इसको बोलेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसका आंसर भी पहले तो आपको ऐसे ही दिखेगा, बट दिस इज वन ऑफ द वैल्यू of cos theta plus I sin theta की whole power n when n is equals to p upon q की फॉर्म, जहां पे p और q हो गए हमारे पास इंटीजर्स, q होगा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। तो p अपॉन q की फॉर्म यानी कि n हमें कोई सेट ऑफ रेशनल नंबर दिया गया, तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी बात, अब देखो इसी के साथ साथ हमें कुछ और भी रूल्स सीखने थे इसके। पहली बात तो मैंने ये बताया था कि इस केस में देखो सारी वैल्यूज मैंने आपको n की समझाई थी, शायद उस दिन नहीं समझाई थी, तो आ जाओ बता देता हूँ एक बारी। तो अगर सपोज इसका यूज कहाँ पे होगा इस चीज का, वो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, व्हिच इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। नहीं, नाम नहीं लिखा उनका। हाय निष्कर्ष, निष्कर्ष आई थिंक योर माइक इज अनम्यूटेड। ओह सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। खैर, तो इसका आंसर होगा आज जो हम इसका जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं, व्हिच विल बी nth रूट्स ऑफ यूनिटी के। उस दिन हमने देखा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट। अगर हमें वन का 1 बाई क्यूब रूट लेना है, 1 की पावर 1/3 कैलकुलेट करना है, तो उसके तीन आंसर आ रहे थे। एक तो 1, अनदर वाज ओमेगा एंड अनदर वाज ओमेगा स्क्वायर। वैसी 1 की पावर 1/n भी हम निकाल सकते हैं, राइट। दिस विल बी नोन एज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें हम आज इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे भी, बट उससे पहले मैं आपको फटाफट से एक बार बता देता हूं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है, तो z की पावर 1/n को मैं लिख सकता हूँ r टू द पावर 1/n cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा को हम जब लिखते हैं तो बस उसकी जनरल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 2k पाई प्लस थीटा, 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। इस तरीके से हम इसको लिख लिया करते थे, और k की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 0, then 1, then 2, then 3 up to n minus 1। और इन सारे केसेस में हमारे पास जो रेंज आएगी वो बिल्कुल अपनी एम्पलीट्यूड वाली रेंज आएगी, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और n आंसर्स इसके बन सकते हैं। इसको हम nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। हमें आज इसका यूज करना है nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए। बट आज जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इस चीज को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं।
इससे हमें किस किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, कहाँ कहाँ हम इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे, कैसे कैसे वो हमसे पूछ सकता है। तो पहली बात तो करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की। जब n हमारा होगा इंटीजर, तब हमें किस किस तरीके से वो पूछ सकता है। तो देखिए पहली बात तो वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पे क्या ये चीज ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। ये चीज भी शायद मैंने आपको उस दिन बताई थी। नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ एक और, आज बता दिया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि cos के अंदर अगर हम नेगेटिव एंगल डालें या पॉजिटिव एंगल डालें, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। यानी कि cos माइनस 60 प्रूव करेंगे हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में, तब हम प्रूव करेंगे इसको। तो cos माइनस 60 लिखें या cos 60 लिखें, दोनों का आंसर सेम है। बट अगर साइन माइनस 60 निकालना चाहते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस साइन 60 के इक्वल हो जाता है। मीन्स साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन 60 डिग्री के इक्वल, यानी कि -√3/2 के इक्वल। तो हम साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखा हुआ है तो भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा, और उसके इसमें आंसर ये बन जाएगा कुछ n की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एन थीटा हो जाएगा, फिर से माइनस को बाहर निकाल देंगे, cos वाले माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से फिर से साइन के साथ माइनस आ जाएगा बाहर। तो आप डायरेक्टली अपना अप्लाई कर सकते हो जो आपने फर्स्ट केस में एक्सप्रेशन को पढ़ा, अगर बीच में माइनस भी है तो कोई दिक्कत नहीं जी। दूसरी बात कि देखो आपको कभी ऐसे दिखाया जाता है 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यार कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1 लिख सकते हैं। -1 लिखेंगे तो थीटा के साथ जाके -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस थीटा, ये भी बन जाएगा माइनस थीटा, यानी कि 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज एग्जैक्टली सेम एज cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। देख लो, जो ऊपर लिखा था वही लिखा हुआ है ये भी। तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही है। आप इसको ऐसे तो देख ही सकते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया है, ये तो डी मोइवर्स की एप्लीकेशन हुई चलो, बट आप इसको वैसे भी देख सकते हैं जैसे आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा है। भाई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, ये तो मेरे को पता ही है। अगर ये ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, यानी कि मैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 का मल्टीप्लीकेशन विद cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फिर से प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो ऊपर आंसर फिर से वही आ जाएगा जो अभी मैं लिखने वाला हूं, दैट cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अगर ऐसे लिख के दिखाया गया है तो ये इसका मतलब यही है। आ जाओ चलो, आपके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी आसान कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। सर हाँ जी, उससे पहले ये वाला और समझा दो फिर से, ये वाला समझ नहीं आया सर, ये 1/n वाला जो आपने किया है। अच्छा कि इसके आंसर्स के की वैल्यू हम ये क्यों ले रहे हैं 0 1 2 3 अप टू n-1। अभी दोबारा पढ़ेंगे हम इसको, तब समझिए। अभी इसको दोबारा पढ़ेंगे, पहले वाले की एप्लीकेशन अच्छे से समझ ले। दूसरे वाला केस तो अभी आज हमें दोबारा पढ़ना ही है nth रूट्स ऑफ यूनिटी में, ठीक है, तब इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अभी पहले इसके काफी खेल कमाल है, इसकी तो एप्लीकेशन देख एक ही जगह आएगी बस। जो मैंने 1/n वाली चीज करी है, यही चीज एक ही बार आनी है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को, तब जाके इसे समझिए। पहले ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन क्लियर कर ले एकदम। अच्छा बाय द वे, क्या तुम्हें अभी तक ये समझ आया यूलेरियन फॉर्म कितनी काम की चीज है? तुम्हें ऐसे रियलाइज हुआ कभी कि नहीं? अभी तक हुआ कि नहीं? मतलब ऐसा क्वेश्चन तुमने करा हो कि हाँ यार ये तो यूलेरियन फॉर्म से बड़ा जल्दी हो गया सॉल्व। एक जगह कर चुके हो आप ये काम, देखो यही कर चुके हो, ये रहा। जब हम पावर लेंगे, हमने निकाला है ना n थीटा, वो भी ऐसे ही निकाला है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब कि जब हमने पावर ली है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यूलेरियन फॉर्म ने वो बहुत आसान कर दिया हमारे लिए।
बट सिर्फ उतना ही काम नहीं आसान किया है, आसान तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब चीजें करी हैं। आ जाओ दिखाता हूं मैं आपको कैसे। तो मान लिया Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 e की पावर I थीटा 1, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 e की पावर I थीटा 2, राइट। और वैसे ही Zn कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Rn e की पावर I थीटा n। Zn तक तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखे हैं, डिवाइड में तो सिर्फ Z1 और Z2 यूज करूंगा, बट यहीं से ही करूंगा दोनों नंबर्स। अब मैं Z1 से लेकर Zn तक का मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहता हूँ। देखने जरा कितना आसानी से निकल गया। R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू अप टू Rn, यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आंसर लिखना चाहते हैं तो उनके मॉड्यूलस को सबसे पहली बात तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके, फर्स्ट थिंग, और उनके आर्ग्यूमेंट को ऐड कर दीजिए, यही तो बनेगा। बताओ ये देख सकते हो भाई, मैंने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो R1 R2 R3 अप टू Rn, ये तो कुछ नंबर्स होंगे रियल नंबर्स, इनको सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया ऐसे R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू अप टू Rn। और e की पावर I थीटा 1 इंटू e की पावर I थीटा 2 इंटू e की पावर I थीटा 3 अप टू e की पावर I थीटा n। सेम बेस है e, पावर अलग अलग है, पावर ऐड हो जाएंगी, I कॉमन आ गया तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n। बोलो ये बात समझ आई? ऋषिक उर्वशी बताओ मेरे को। हाँ यस सर, ये समझ गया। हाँ दोबारा बता देता हूँ, आज सुन। तो Z1 हमें दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैंने मान लिया कोई मॉड्यूलस है R1 और जिसका कोई आर्ग्यूमेंट है थीटा 1। सिमिलरली Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस है R2, उसका आर्ग्यूमेंट है थीटा 2 अप टू। ऐसे ही मैंने कोई Zn एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसका मॉड्यूलस है Rn, जिसका आर्ग्यूमेंट है थीटा n, राइट। मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। वैसे तो देख हमें मल्टीप्लिकेशन समझ आ चुका है, हमने पॉइंट फॉर्म में मल्टीप्लाई करके देख लिया है, और इनफैक्ट हम पोलर फॉर्म में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही काम अगर मैं यूलेरियन फॉर्म से करता हूं तो देख कितना आसान हो जाएगा कि मेरे को करना ही क्या है, मेरे को अगर सारे जितने भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं आंसर वो आएगा। एक तो आप उन सबके मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन लिख दो। देख मैंने मल्टीप्लाई करा, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करता तो R1 इंटू R2 बन जाता, और साथ में e की पावर I थीटा 1 इंटू e की पावर I थीटा 2 बन जाता। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था R1 इंटू R2 और e की पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2, सिर्फ अगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करता। ठीक है सर, है ना। तो वैसे ही बस मैंने n के n को मल्टीप्लाई करा तो सबका मॉड्यूलस मल्टीप्लाई हो गया और सबका आर्ग्यूमेंट ऐड हो गया। ये टेक्निक है समझने की कि हमें क्या करना है। हम 5 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पांचों के पांचों का आंसर जो आएगा वो ये आएगा, पांचों के पांचों का मॉडुलस मल्टीप्लाई करके लिख दो और e की पावर I और सबका आर्ग्यूमेंट का सम लिख दो, बस ये करना है आपको। तो इससे देखो यूलेरियन फॉर्म से मल्टीप्लिकेशन भी कितना आसान हो गया, एक बात। दूसरी बात यहां से आप ये भी समझ सकते हैं, सपोज इसी चीज को ऐसे भी देखो, ऊपर वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं जरा, ये तो सब हम लिख ही चुके थे शायद पहली क्लास में। ओके, इस चीज को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि सपोज मैं कभी ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो क्या मैं इसको e की पावर I थीटा 1 नहीं लिख सकता जो अभी लिखा हुआ है मेरे सामने? ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ जो अभी लिखा हुआ है cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। भाई यूलेरियन फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ इसको बताओ? इसको लिख सकता हूँ देखो e की पावर I थीटा 1। इसमें कोई परेशानी है? पूछो मुझसे अगर कोई परेशानी है तो। नहीं सर ऐसे इसको लिख सकता हूँ e की पावर I थीटा 2। सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ e की पावर I थीटा n। सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो बनेगा e की पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3।
सॉरी, e की पावर i θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू थीटा है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये भी तो वही है जो यहां से बनेगा। क्योंकि यहां से ये बनेगा भाई, जिसको अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं जैसे ऊपर लिखा हुआ। यानी कि अगर आप पोलर फॉर्म में भी कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसे भी ऐसे कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है जी। अब ये तो बात हुई कि क्या क्या हम कर सकते हैं। आप जरा बात करते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं यार। पहली चीज, e की पावर आई थीटा की वैल्यू, इसको तो दिमाग में रखो बस अपने, ये लिखने की बात नहीं है, लिख चुके हो मतलब तुम ऑलरेडी। e की पावर आई थीटा की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है भाई। तो इससे रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट ये, पहली चीज आप इसका ध्यान रखें कि अगर आपके सामने साइन थीटा प्लस माइनस आई कॉस थीटा लिखा हुआ है, बिल्कुल ना करें ये गलती कि इसको आपने ऐसे लिख दिया। नहीं, यूलेरियन ने ये तो फॉर्म दी नहीं, यूलर ने ये फॉर्म थोड़ी ना दी थी। उसने थोड़ी ना बोला कि e की पावर आई थीटा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के इक्वल होता है। बोला तो ये गया कि e की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल है। साइन थीटा प्लस माइनस प्लस आई कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा के इक्वल नहीं है। तो अगर आपके सामने कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो नहीं जी, आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते। नो। हाँ, आपको इसके सॉल्व करने के तरीके हैं, हम वो नहीं कह रहे, हम सिखा देते हैं तरीका कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई। एक, आप आई कॉमन ले लें यहां से, एक तरीका तो आई कॉमन ले लें। कैसे, देखो जरा। तो हमारे सामने सपोज एक चीज लिखी हुई है, मैं दोनों पे क्या एक पे करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों के इसमें अलग अलग आएगा आंसर। तो आई कॉमन ले लिया भाई, आई कॉमन लिया तो यहाँ पे तो अपॉन आई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। अब अपॉन में आई तो नहीं लिख सकते, तो ऐसे कर देते हैं इसको, माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल। तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बन जाएगा। आप इसको ऐसे करके सॉल्व जरूर कर सकते हैं अगर प्लस दिया हुआ है तो। अगर माइनस दिया होता तो फिर यहाँ पे माइनस आ रहा होता, राइट, यहाँ पे माइनस आ रहा होता, तब उस तरीके से सॉल्व करते। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो सॉल्व कर पाते क्या, पहले तो दूसरी बात ये भी बता दो जरा। कहाँ पे सर? अगर, चलो ये तो हुआ इसका एक्सप्रेशन। ऐसे लिख सकते हैं हम, पूरा प्रूफ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप पूरा लिखना चाहते हैं, मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, और आप सिर्फ इतना लिखना चाहते हैं अगर आपको ये बात समझ आ गई है, पर मेरे हिसाब से पूरा लिख लो क्योंकि बात बाद में याद नहीं रहती फिर तो प्रॉब्लम होगी। बट मैं पूछ रहा था ये कि अगर ये हो जाए तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप, बताओगे कैसे कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो। माइनस आ जाएगा बीच में। अगर बीच में माइनस आ जाए, एग्जैक्टली। चलो पहले इसका एक और तरीका बता देता हूँ। सर कर सकते अभी ये हैं। कर सकते हो तो बिल्कुल बताओ मेरे को कैसे कर सकते हो, पर इसका तब तक मुझसे एक तरीका और सुन लो। ये देखो, इसी चीज को साइन थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ।
भाई अब तो ठीक है फॉर्म, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अब साइन थीटा नहीं है, अब ये कॉस ही बन गया, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इस कॉस को लिख लिया साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इस केस में आंसर हो जाएगा साइन n पाई बाय 2 माइनस n थीटा। और ये मैंने आपको दूसरी बारी में इसलिए लिखवाया क्योंकि इसका आपको अभी आंसर कैलकुलेट करना नहीं आएगा जब तक थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसका दूसरा तरीका लिखवाया आपको पहले। तो हाँ, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपको मतलब इतनी समझ आने लगी है अब तक, बट अभी नहीं आएगी क्योंकि इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। बट हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये इसमें साइन ए माइनस भी लगेगी? हाँ, साइन ए माइनस बी क्या, ये तो पाई बाय 2 का मल्टीपल ही होगा, तो इसमें तो आसानी होगा, इसमें तो a माइनस बी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसमें तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू हम जा सकते हैं, बट वो रूल्स भी सीखने ही पड़ेंगे अभी। हाँ सर, वो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। हाँ सर, वो 90 माइनस थीटा कॉस में होता है तो साइन थीटा बन जाएगा। बिल्कुल वैसे वैसी चीजें। अब मैं पूछ रहा हूँ ये बट मैंने तुमसे कहा कि सपोज ये आ गया भाई, तो यार तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करके मेरे को पूरा एक्सप्रेशन बता दो अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मैं कराऊंगा। सर ट्राई करो। सर सर एंड वाली बतानी है मिडिल वाली बता दो, जैसे ए में मिडिल एंड वाली बता दे, तो बस एंड वाली बता दो क्या आंसर है एंड में। माइनस आई ब्रैकेट टू द पावर n फिर ब्रैकेट cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। बिल्कुल सही है। उर्वशी, क्या तेरे को ये बात समझ आई क्या किया इसने भी? अगर नहीं आई तो देख मैं तेरे को एक स्टेप बताऊंगा उसके बाद आएगी। ओके। अभी लिया तो हमने कॉमन आई है, करके देख ले एक बार, लिया तो हमने कॉमन आई है, बस फर्क क्या पड़ा इस बार, जो राइट हैंड साइड पे हमने देख पूरी कैलकुलेशन करी हुई है ना, इसी में ही माइनस आई कॉस थीटा रख दे पहली बात तो। ये तो तूने नोट कर ली ना, ये बता पहले मुझे। यस सर, कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें माइनस आई रख दे इसको, तो ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, और ये तो माइनस था ही, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा और आ गया, तो साथ साथ -1 की पावर n और बाहर आ गया। यस सर। अभी देख, अभी नहीं लगा सकते हम इस पे डायरेक्टली, ऐसे नहीं कि अभी मैं n को नहीं अंदर ले जाऊं, नहीं, अभी तो मैं डायरेक्टली n को अंदर नहीं लेके जा सकता क्योंकि cos थीटा वाली टर्म के साथ भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं होता है कभी भी। आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पे लिख सकते हैं, बट माइनस cos थीटा पे नहीं लिख सकते इस फॉर्मूले को। तो अभी आपको पहले -1 की पावर n और बाहर निकालनी पड़ेगी, तो आपके पास -i की पावर n बाहर निकल जाएगा इस बार, यहाँ पे i की पावर n था, यहाँ पे -i की पावर n बाहर निकल जाएगा, और ये बच जाएगा फिर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, जो कि नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा फिर तो इस तरीके से। तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम -i cos थीटा लेके चलते हैं तो कॉमन लेने के बाद दोनों cos थीटा और sin थीटा दोनों के साथ माइनस माइनस साइन आएगा, तो आपको उस माइनस साइन को भी कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, देन यू विल गेट योर आंसर। ऐसा क्या होता है ये भी बता दूं मैं आपसे, ऐसा आपको दिया होगा घुमा देगा वो कहीं पे भी कुछ चीजों में, जैसे कि ऐसा भी दिया हो सकता है कभी। अभी एक और अगला काम जो नहीं करना है, तो पहला काम तो ये नहीं करना था कि अगर आई वाली टर्म cos थीटा के साथ दी हुई है तो आप डायरेक्टली इसको पावर को अंदर ना लेके जाए, नहीं। ओके, दूसरा काम ये नहीं करने का भाई कि अगर आपका एक एंगल थीटा दिया हुआ है और दूसरा एंगल फाई दिया हुआ है, मतलब दोनों एंगल्स अलग अलग है, नहीं। अगर दोनों एंगल्स अलग अलग हैं तो आप इसको यूलेरियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? ये तो प्रॉपर अभी पोलर फॉर्म में ही नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गई।
तो ये तो नॉर्मल मतलब वो नंबर के फॉर्म में हो गया, जैसे हमारा बस पॉइंट फॉर्म टाइप्स में। ये पॉइंट फॉर्म ये एक तरीके की, ऐसे मान लो अभी ये पोलर फॉर्म नहीं है, नॉट इम्प्रॉपर पोलर फॉर्म, नॉट अ प्रॉपर पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब तो यहाँ पे आता था कॉन्जुगेट, और ये तो दोनों एंगल ही अलग दिए हुए हैं, तो कॉन्जुगेट कैसे हो सकता है ये? तो इसका भी हम ऐसे नहीं लिख सकते सॉल्व करके, cos की पावर n थीटा प्लस आई साइन, ये माइनस हो या प्लस हो कुछ भी हो, आई साइन n फाई। नो, ये गलत है। इस केस में आप इसको पहले पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, प्रॉपर पोलर फॉर्म में लेके आएंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। सर तो ये डी मोइवर्स में सिर्फ दो ही हैं ये इम्पोर्टेंट जो है? बस इंपॉर्टेंट नहीं, दो ही रूल हैं बस, इसने दो ही रूल दिए। एक रूल है कि भैया सीधा अगर पावर आपको कभी भी इंटीग्रल पावर कोई भी कैलकुलेट करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो देखो मैं आपको ऐसे कैलकुलेट करा देता हूँ कि आप यूलेरियन की तरह से देखो इस चीज को बस, यानी कि डायरेक्टली अपने कॉम्प्लेक्स। इसीलिए तो अच्छा याद करो, देखो ये सब चीजें बड़ी इंटरकनेक्टेड है। अच्छा अब एक बार जरा आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज पे जाओ वापस, फटाफट से जाओ और याद देखो जरा, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n क्या हुआ करता था? एक देख लो, आराम से जाके देख लो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू दी पावर n, कि अगर हम z की कोई पावर लेंगे तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? सर आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n। इसका ही तो आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्या होगा? n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, देख। हाँ यस सर यही होगा, है ना? तो देख यहाँ पे भी तो यही हो रहा है भाई, z की पावर n करी, आर्ग्यूमेंट n थीटा बन गया, यहाँ पे भी तो एग्जैक्टली यही हुआ है। तो चला काम थोड़ी करें हमने, सर कहाँ पे? मतलब यूलेरियन फॉर्म में अगर हम पावर n ले रहे हैं, यही देख ले, ये यहीं पे, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज, मैंने इसकी पावर n ली, तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा ना। हाँ यस सर ये आएगा। तो ये z की पावर n ही तो है, z की पावर n का आर्ग्यूमेंट, z का आर्ग्यूमेंट क्या था? थीटा। मैंने z की पावर n ली, जो फाइनल नंबर बना उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? n थीटा। यही तो बोल रहा है वो भी, यस सर। ना वहां पे भी यही प्रॉपर्टी थी उसकी एग्जैक्टली। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें ऐसे भी समझ आ जाती हैं। तो आप जितनी आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टीज है उस पर इस तरीके से भी सोच के देखना, जो आपने डी मोइवर्स पढ़ी है और यूलर फॉर्म पढ़ी है, इसके बाद आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। जहां भी वहां फंसो, अब यूलर फॉर्म से सॉल्व करना। और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि हाँ यार, यूलर फॉर्म बनाने के फायदे तो बहुत हुए हमें, है ना? यस सर। काफी आसान हो गया हमारी कैलकुलेशंस। चलो फिर अब क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ उस पे कुछ पहले वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे अभी तो। सर जो सेकंड वाला था उसमें सर आपने जो ये 2k पाई प्लस थीटा था, उसमें सर हमने वो लगाया जनरल वैल्यू, इसलिए सर उसकी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं हो सकती? इनफाइनाइट वैल्यूज तो इसकी हो सकती हैं, बट हमें आर्गुमेंट जो रखना होगा वो भी तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही रखना होगा। यस सर, लेकिन जैसे हम भाई बोल बोल बोल। अच्छा नहीं, हाँ एक ही तो होगी। हमने के को लिमिट भी तो करके देखा हुआ है, वो भी तो देख जरा, के को लिमिट भी तो कर रखा है हमने वहां पे। हमने के की सिर्फ वही वैल्यूज ली हैं जिससे कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में बने। यस सर। और वो वैल्यूज उतनी आएंगी, वो कॉन्सेप्ट अभी तेरे को और क्लियर हो जाता अगर तेरे को ट्रिग्नोमेट्री भी आती थोड़ी सी, बट अभी इतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो इसलिए। अच्छा, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल को बड़ा कर देते हैं ना, जैसे ऐसे समझ फिर ये बात, तो अगर मान ले थीटा में 0 से पाई के बीच में दिया हुआ है, ठीक है, और फिर हमने 4 थीटा यूज करा कहीं पे, तो 4 थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 4 पाई तक हो सकती है। ये बात समझ आई तेरे को? पहले तो ये बता। नहीं सर। अच्छा, अगर हमें कहीं पे थीटा दे रखा है कि भाई देखो थीटा की रेंज 0 से पाई तक है, बट आंसर हम साइन 4 थीटा का निकाल रहे हैं। ऐसे दे रखा है हमें कि थीटा
0 से पाई के बीच में होना चाहिए। साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 के आंसर क्या क्या होंगे? ठीक बात है। तो 4 थीटा की वैल्यूज जो मैं रखूंगा ना, 4 थीटा की वैल्यूज जो मैं रखूंगा ना, वो मैं 0 से लेकर 4 पाई तक कुछ भी रख सकता हूं। मतलब अब चार मेरी दो, सॉरी पहली बार हाफ रोटेशन थी अगर, या चल ऐसे कर ले सर, समझ गया सर। हाँ, तो वो वैल्यूज उतनी इंक्रीज हो जाएंगी। हम्म। एक रोटेशन में अगर 2 वैल्यू आ रही होंगी तो 4 रोटेशन में 8 आंसर हो जाएंगे अब उसके। सिमिलरली हमने वो काम वहां पे भी कर रहे हैं कि 2k पाई प्लस थीटा जब हमने करा तो हम उतनी रोटेशन ले रहे हैं क्योंकि हमने उसे n टाइम्स कर रखा है, तो हम n रोटेशन ले रहे हैं, आंसर n हो जाएंगे बस उसके, उसी एक टाइप नहीं होगा कि वो जो उसी के बीच में आया। हाँ एग्जैक्टली, और इस तरीके से लेंगे कि इसके बीच में आए बस। ठीक है सर, समझ गया। तो उसका यही रीजन है। बट अभी वो और क्लियर हो जाएगी चीजें जैसे जैसे हम, जितनी हमें समझ बढ़ती जाएगी ट्रिग्नोमेट्री और उसकी, ऑल्दो हमें समझने की जरूरत है देख कि इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं जी, ये बता दो। ये हो सकते हैं k की वैल्यू 0 रख दे, 1 रख दे, अप टू n-1 तक रख दे। और उस कॉन्सेप्ट का यूज क्या होगा अभी हम nth रूट ऑफ यूनिटी में दोबारा पढ़ेंगे उस चीज को। बट चलो पहले इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। पहला रूल यानी कि जो डी मोइवर्स थ्योरम हमने लगाना सीखा है, मोटा मोटा तो डी मोइवर्स थ्योरम यही है दोनों ही रूल में कि भैया आप पावर को अंदर ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि e की पावर i थीटा के साथ भी तो आप यही कर रहे हो। बस हाँ ये है कि पहले वो एक आंसर है, उसके अलावा और भी बहुत सारे आंसर होंगे। आपको उनकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो अलग बात है। आपको उनकी जरूरत कब पड़ेगी वो अभी हम जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उसमें पड़ेगी, अदरवाइज तो आपको एज सच इसकी कोई जरूरत पड़ेगी। बट आपको इन सब की बहुत जरूरत पड़ेगी भैया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है, z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस i sin थीटा। और यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू π/4 से लेके π/2 तक दी हुई है। पूछा गया आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा। चलो ट्राई करो। सर ये क्यों दिया है π/4 से π/2 तक? ये तो अलग अलग रेंज है, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर इसलिए कि 0 ना हो जाए डिनोमिनेटर। इसलिए तो देते ही हैं, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। बट इससे अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं, हम थीटा को बहुत खेल सकते हैं थीटा के साथ। पर अभी तेरे इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक हम तुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे कि थीटा की वजह से तू खेल पाए। थीटा की वजह से तुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ जाएंगे तो उसके बाद तुझे खुद ही समझ आ जाएगा कि वो मेरे साथ क्या खेल सकता है क्या नहीं खेल सकता है। तो अभी तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, और इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ये क्यों दिया गया है वैसे मैं बता दूंगा, ये बात भी तेरे को क्वेश्चन को खत्म होने के बाद बिल्कुल बता दूंगा। बट उससे पहले तुम इस पे डी मोइवर्स लगा के देखो और देखो ये क्या बन गया। अभी अभी हमने पढ़ा था cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस i sin थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा माइनस i sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? सर इसको पहले हम वैसे भी तो कर सकते हैं, सब तरीके से कर सकता है तू। हाँ सर, इसको ऐसे भी कर सकता है कि इसकी पावर को सीधा ऊपर ले जा, पावर -1 बना ले, तो इस पे तो डायरेक्टली रूल लगा ही सकते हैं हम। ये तो ऐसी टर्म है। बट सबसे आसान जो कर सकते हैं ना तो वो कर सकता है जो मैं बता रहा हूँ। सर इसका आ गया आंसर। बता दे क्या आ गया? ए होगा। ए होगा, बिल्कुल सही बात है। सर मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसके उससे। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात। सर वो कोई 2 दिक्कत द नहीं पावर है 2 आ जाएगा उसका सीधा सीधा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तेरे को ये याद कराना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया, और तुझे पहली बार भी मैंने 2 स्टेप में ये बात इसलिए बताई थी कि इसको याद कर ले तू। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, काम आएगा हमारे, इससे कैलकुलेशन हमारी बहुत इजी हो सकती है। ये बात है और कोई बात नहीं है। बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पता नहीं कैसे कितने कितने तरीके होंगे मैथ्स में हमेशा। बट मैटर ये करता है कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं तेरे को, क्योंकि वो चीज काम आएगी। जैसे कि मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ cos थीटा माइनस i sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर है।
अब देख, तू यहाँ पे ये डायरेक्टली यूज करता तो ये सीधा सीधा cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाता। जो तूने करा उससे भी सीधा ये बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, और इसको ऊपर लेके चला जाता फिर, तो ये बन जाता सिस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि सिस 2 थीटा बन गया, आर्ग्यूमेंट 2 थीटा है। अब ये समझ ले कि ये क्यों दिया गया था, देख ले मेरे को, है ना। तो वैसे टेक्निकली चीजें हैं बहुत ज्यादा, मतलब टेक्निकल इन द सेंस कि जब हम बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझने लगेंगे तो हमें इन पर डाउट्स भी आने लगेंगे कुछ कुछ, कि ये क्या है, ऐसा क्यों दिया, थीटा ऐसा देना चाहिए था। देख मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बात तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z 2 थीटा हो गया, और वशी ये बता मेरे को, यस इसमें तो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। नो ये आ गया था आंसर। ठीक है कूल। अब आ जाओ जरा मेरे को, तो यार ये थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 दी हुई है। अगर मैं तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 2 × π/4 इज लेस देन 2 × थीटा इज लेस देन 2 × π/2, यानी कि ये 2 से π/4 4 कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा π/2, ये बनेगा 2 थीटा, ये बन जाएगा पाई। तो ये π/4 से π/2 इसलिए दिया गया था कि देखो आपका आंसर आएगा फाइनल 2 थीटा, है ना। और वो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो खुद ही प्रिंसिपल रेंज में है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान ले वो आंसर अगर मान ले यहीं पे ही रेंज कुछ और दी होती तो आंसर इसका बदल सकता था। मतलब बिल्कुल कि रेंज मान ले थीटा तेरे को ये दिया होता π/2 टू थीटा, मतलब π/2 टू पाई है थीटा की वैल्यू। अब तूने 2 थीटा की वैल्यू निकाली क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z तेरा 2 थीटा आ रहा है, तो तूने 2 थीटा देखा तो वो बनता π to 2 पाई। बट यार ये तो प्रिंसिपल रेंज नहीं है π to 2 पाई, बोल। हाँ सर, ये तो प्रिंसिपल रेंज नहीं है। तो उस केस में जो आंसर देते ना हम ऐसा आंसर देते हैं कि जिससे प्रिंसिपल रेंज में रहता। प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक होती है? -π से 0। -π से पाई, 0 क्यों? यस सर। -π से पाई तक कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि ये अभी 1 पाई ऊपर जा रहा है। इनिशियल रेंज इसकी जो दी हुई है पाई और फाइनल रेंज 2 पाई, इसके बीच में नहीं हो सकता। बट अगर मैं इसमें से पाई माइनस कर दूं, देख दोनों में से पाई माइनस कर रहा हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा पाई। तो क्या इसका आंसर अपनी उसमें रेंज में नहीं आ जाएगा? यस सर। तो उस केस में मैं इसका आंसर बी देता। सर इसमें +2n π लगा रहे हो ना? +2n π लगा रहे हैं, +2n π लगा रहे हैं, बट द थिंग इज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही +2n π लगाना है। ऐसा भी नहीं है कि हमें हमेशा +2n π ही लगा के हम आंसर निकाल पाएंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पाई के बाद भी रिपीट होने लगते हैं, मतलब 2 पाई के बाद तो सभी रिपीट होंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। बट कुछ वैल्यूज पाई के बाद भी रिपीट होने लगती हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 2n π लगाएं, पाई से भी काम हो सकता है हमारा। तो इस केस में आंसर हमारा 0 से पाई के बीच में हो जाता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने π/4 से π/2 दिया है, ये अभी तेरे कोई काम का नहीं है। जैसे ही तू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेगा तो तेरे को खुद ही समझ आ जाएगी ये बात कि हाँ हम ये भी कर सकते थे या ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। इसका आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस इसका तो इतना लेना देना है आर्गुमेंट से कि भाई आंसर हमारा हमेशा प्रिंसिपल रेंज में रहना चाहिए। तो वो तेरे को थीटा हमेशा देंगे भी ऐसे ही, वो थीटा हमेशा देंगे भी ऐसे ही कि तेरा आंसर खुद ब खुद ही प्रिंसिपल रेंज में आ रहा हो। सर रिपीट का मतलब वही जो सर वो माइनस साइन लग के सेम वैल्यू आ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, sin 30 और sin 390। हाँ सर वही, ऐसे tan 60 या फिर वो tan 240। बिल्कुल tan 60, हाँ tan 60 और tan 240 की वैल्यू इक्वल होगी, पर तेरे को कैसे पता ये बात? अभी तो नहीं पता तेरे को ये बात, सर ये वो तो हमने बताया नहीं। सर वो पढ़ा है सर स्कूल में। अच्छा चलो एक और बात बताओ मेरे को, क्या तुम्हें इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना आता है अभी, जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का? नो सर। ओके ठीक है, चलो तो कोई नहीं, ये करते हैं आज हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक ना एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन को लिखते हुए, कि जब भी आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं ना, जेई मेंस तो चलो फिर भी, पर जेई एडवांस में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना हमारे पास, वो सब क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो आप उस क्वेश्चन को फोड़ दोगे, नहीं। आपको उस क्वेश्चन को फोड़ने के लिए सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं, और भी एक दो टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स में तो ऐसा होता ही होता है कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 या 3 कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ जाती है। और अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मतलब तभी बनेंगे जब 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट्स उनके साथ यूज हो रहे होंगे। तो जेई एडवांस तो इस चीज को बहुत फ्रीक्वेंटली करता है कि मतलब सपोज आपको अगर 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर में, तो उसमें से 15 क्वेश्चंस इसी चीज पे होंगे कि जहां पे आपका एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 2-2 3-3 क्वेश्चंस बेस्ड, 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा। कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहीं पे जैसे कि देखो मैं इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में इस थीटा की रेंज को इस तरीके से पुट कर देता कि यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी जरूरत पड़ रही है अब, और अब आपको आर्गुमेंट की भी जरूरत पड़ रही है, राइट। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी देगा, मतलब जेई एडवांस देगा। जेई मेंस को क्वेश्चन कैसा देगा? जेई मेंस क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा देगा जैसे अभी करा है आपने सॉल्व। पर जेई मेंस में भी 25 में से मतलब 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही, 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही, 40% कम से कम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। तो सर ऐसे ही जब, हाँ जी सर जैसे नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर होते हैं सर, उसमें अगर मतलब पेंट आइडिया है या नहीं आता तो अटेम्प्ट करने चाहिए? नहीं यार, पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक पे हम डिस्कशन करेंगे ऋषिक, और इनफैक्ट हर बार करेंगे। जब भी हमारा पेपर होगा ना, जब भी तुम्हारा कोई टेस्ट हुआ करेगा, तो हर बार हम ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये काम मैं काफी करता हूँ और मैं काफी डिस्कस भी करता हूँ तुम लोगों के साथ कि किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ये उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। बट हाँ, वैसे नेगेटिव मार्किंग में तुक्का नहीं मारने का, नेगेटिव मार्किंग में तुक्का मारने का कोई फायदा नहीं है। और तुक्के भी कैसे मारने हैं इस पे भी हम, ये तो हमारा क्लास का बहुत जनरल डिस्कशन रहेगा कि तुक्के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोसे कभी किसी के सही नहीं होते हैं। तुक्के अगर सही होने हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करने चाहिए, तब हमें तुक्का मारने पे जाना चाहिए। तो कम से कम हमारी 50% प्रोबेबिलिटी तो होगी सही होने की क्वेश्चन। तो इस पे भी अपना डिस्कशन होगा, इन सब चीजों पे होगा डिस्कशन। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था हमें, कैसे पेपर में हमें कौन कौन से सेक्शंस पे कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले कौन सा सेक्शन बाद में, ये सब चीजें आप टेस्ट के साथ साथ बेहतर तरीके से सीखते जाओगे। जितने टेस्ट देंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे पेपर अटेम्प्ट के मामले में। और साथ साथ हमारी बातों पे गौर करते चलना, क्या कह रहे हैं हम तुमसे, तो वो भी काफी बेटर रहेगा तुम्हारा। खैर, अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। सर ऑप्शन इस बार ऑप्शंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आसान है। इस बार मैं चाहता हूँ तू सॉल्व करे इसे, ऑप्शन से तेरे को काफी हेल्प मिल जाएगी, बट वो हेल्प की जरूरत नहीं है अभी, हेल्प तब दी जाएगी जब क्वेश्चन अच्छा होगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अभी सिर्फ ऐसी अटेम्प्ट कर और ट्राई करके अपनी नॉलेज को एक्सप्लॉइट कर। सर हो भी सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है ऋषिक, होगा क्यों नहीं, हो सकता है तभी तो दिया है, एकदम होगा। अब देख, तेरे को पहले वाली चीज सॉल्व करने में तो कोई परेशानी नहीं है, पहले तो ये बता मुझे, मतलब न्यूमरेटर को। हाँ नहीं सर, न्यूमरेटर तो डायरेक्ट है,
और डिनोमिनेटर, अरे सुन एक सेकंड, सॉरी यार मैंने गलत लिख दिया एक्सप्रेशन, सॉरी ये sin थीटा प्लस i cos थीटा है, राइट? अभी तो नहीं हो सकता था यार, सही बोल रहे, ये sin थीटा प्लस i cos थीटा था। और नीचे वाला एक्सप्रेशन देख हमने सॉल्व करना सीखा है, अब तो हो जाएगा, आप करके दिखा। हाँ बिल्कुल। सर जी उर्वशी बोलिए। सर आंसर आ गया मेरा, बता दे। तो मेरा भी आ गया। आंसर क्या है? साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस 9 थीटा। और ऋषिक क्या है आंसर? ऋषिक क्या है आंसर? सर मेरा आ रहा है कोई गलती होगा बता दे। सर मेरा आ रहा है sin 5 थीटा माइनस प्लस i cos 5 थीटा। नहीं उर्वशी बिल्कुल सही आंसर, ऋषिक कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। चलो आओ देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे करना चाहिए था। यार पहले वाला पार्ट सॉल्व करने में तो कोई परेशानी नहीं है, नीचे वाला पार्ट सॉल्व करना भी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को मैं ऊपर ले जाके लिख सकता हूँ, फिर से वही बात है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को मैं आई कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा अब ये दोनों एक्सप्रेशन याद कर लो, मैं तो ये कहूंगा, तो इसको मैं लिख सकता था cos 4 थीटा या सिस 4 थीटा लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इतना बड़ा बजाय लिखने के, सिस 4 थीटा, और नीचे आई कॉमन लिया तो आई की पावर 5 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे बन गया cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बना, उसको ऊपर लिखूंगा तो सिस 5 थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो वही काम कर रहे हैं हम। और सॉरी ऋषिक, तू बता मेरे को तूने कहाँ गड़बड़ करी है? ऐसे देख सकते थे, देख हम इसको काफी आसानी से। सर माइनस नहीं आना चाहिए। क्यों? ऊपर लेके गया हूं मैं नीचे कहाँ लिख रहा हूँ? नीचे लिखता तो बिल्कुल माइनस आना चाहिए था, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, बट अभी तो पढ़ा था ये। हाँ ठीक है सर, ठीक है। यही तो इसीलिए बोल रहा था, देख मैं तुझसे कि अगर ये एक्सप्रेशन याद होगा तो हम बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट? तो अब ये मैं ऊपर ले गया तो मैंने इसको सिस 5 थीटा लिख दिया, यानी कि सिस 9 थीटा, तो यही हो गया। सीधी बात करें तो आई की पावर 5 तो 1 अपॉन आई ये हो गया, आई अपॉन आई स्क्वायर लिख दे इसको, यानी कि माइनस आई हो गया। माइनस आई का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है अब तू, तो ये हो जाएगा माइनस आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, माइनस के आई स्क्वायर यानी कि प्लस के 1, तो साइन 9 थीटा माइनस के आई कॉस 9 थीटा, ये आंसर आ जाएगा। सर हाँ जी सर आपने वो 9 कैसे कर दिया, 9 थीटा? वापस जाके देख जरा, ये तो हम इससे तो हम ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। ये देख के जब हम पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी, जब हम सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2, ये तो वही बात हुई ना, e की पावर आई थीटा 1 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 इंटू ई की पावर आई थीटा 3। अच्छा, तो हाँ। e की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। Yes, भाई अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यूलरियन फॉर्म से देख,
तो उनका कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका आर्गुमेंट ऐड ही हो जाएगा ना। और फिर उससे आगे हमने जस्ट पोलर फॉर्म का एक्सप्रेशन लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले लिख के आए हैं। पोलर फॉर्म में मैंने बताया था कि सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर दूंगा। क्यों ऋषिक? यस सर याद आ गया। ठीक है, आओ नेक्स्ट करो। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वैसे ये हमारा, बट ये सेकंड प्रॉपर्टी पे बेस्ड है थोड़ा सा। तो मैं क्या कहना है रब दिस, 1 मिनट सर। ऊपर वाला पोर्शन तो कर सकता हूँ। हाँ सर। चलो ये वाला करो। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे की तरफ हमारे क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े थोड़े इंक्रीज होते जाएंगे। पहली चीज हम अच्छे से समझ चुके हैं अब, मतलब आई होप सो। जितने और ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना और ज्यादा समझोगे, नए नए केसेस भी आ सकते हैं, बट कर लोगे सारी चीजें। बट सबसे पहली बात देखो भैया, पावर मैंने 3/4 कर दी, तो उर्वशी क्या फर्क पड़ना चाहिए पावर 3/4 कर दी तो? मतलब सर पावर अगर 3/4 मैंने लिखी है तो डी मोइवर्स के एक्सप्रेशन फर्स्ट नहीं लगेगा, फर्क ये पड़ेगा। देख इस बार डी मोइवर्स का सेकंड एक्सप्रेशन लगेगा। वहां पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर पावर है हमारी इंटीजर तो हम डायरेक्टली इंटीजर को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। बट अगर हमारी पावर है कोई फ्रैक्शन में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 3/4, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आंसर सिर्फ एक नहीं आएगा अब इसका, इसके आंसर्स हमारे पास बहुत सारे आ सकते हैं। कितने आएंगे ये भी समझते हैं, और इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी समझते हैं। तो पहले इसको मेरे साथ सॉल्व करोगे आप, ये इस तरीके का पहला एक्सप्रेशन है। तब तक डन ऋषिक? यस सर। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मेरे साथ समझो कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है और इसके कितने आंसर हो सकते हैं हमें ये कैसे पता चलेगा। पहले सबसे पहले तुम डी मोइवर्स का सेकंड एक्सप्रेशन मुझे रीड करके बताओ, कोई भी बता दो दोनों में से। सेकंड एक्सप्रेशन को रीड करके बताओ जो सेकंड थ्योरम की। सर z1 to the power 1 upon n बोल is equal to r to the power 1 upon n into cos 2k pi plus theta upon n plus I sin 2k pi plus theta upon n। और n की वैल्यूज, वो सॉरी k की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी? 0 to n minus 1। 0 to n minus 1। टोटल वैल्यूज कितनी है? 0 से लेके n minus 1 तक टोटल वैल्यूज हैं कितनी है सर n। राइट, यानी कि इसके n आंसर हो सकते हैं, ये बोल दूं मैं? यस सर। यस सर। एक बार k को 0 रखूंगा, एक बार k को 1 रखूंगा, एक बार अलग अलग केस में n आंसर्स आएंगे। हो सकता है उनमें से कोई सेम भी हो, आप अभी सोच सकते हो ऐसा कि हो सकता है उनमें से कोई सेम भी हो, बट मैं ये बता रहा हूं कि कोई सेम नहीं होगा उनमें से, सब अलग अलग होंगे वो, राइट, सब अलग अलग होंगे वो। पर आपको अगर ऐसा लगता भी हो कि सर n आंसर्स क्यों है, हो सकता है कोई 2-3 सेम हो, नहीं, कोई सेम नहीं होगा, वो n के n अलग अलग आंसर्स आ रहे होंगे। यानी कि आप k की वैल्यू 0 रखोगे कुछ एक आंसर आएगा, k की वैल्यू 1 रखोगे कोई दूसरा आंसर आएगा, k की वैल्यू 3 रखोगे कोई तीसरा आंसर आएगा, राइट।
आप ना जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कुछ फ्रैक्शन में दी गई है, जैसे कि यहाँ पे 3/4 दी गई है, तो सबसे पहले तो आप उस क्वेश्चन को 1 समथिंग की पावर में ले आओ, यानी कि जो भी न्यूमरेटर में इंटीजर लिखा हुआ है भैया उसको ले जाओ अंदर। तो आप इसको ऐसे लिखो, 3 को तो अंदर लेकर जा ही सकता हूं मैं भाई। देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझना जरा। हमने बोला e की पावर i थीटा की पावर p/q है, ठीक है जी। जब पावर p/q है, यानी कि जब पावर फ्रैक्शन में दी हुई है, फ्रैक्शन मतलब कोई ऐसा फ्रैक्शन जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं बन रहा, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो तब हम यार इसका एक आंसर नहीं होता, इसके बहुत सारे आंसर होते हैं। कितने आंसर होते हैं पता नहीं, इसके तो नहीं पता, मेरी बात सुनते रहना, इसके तो नहीं पता मैं आंसर। z की पावर 1/n की पता है, वो एक अलग चीज थी, इसके नहीं पता, ठीक है जी। तो क्या करें, हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो आप इसको सॉल्व ऐसे करो कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले पावर p लिख दी, फिर पावर 1/q लिख दी, तब भी ओवरऑल पावर p/q रहेगी, राइट? यस सर। और ये जो पावर p लिखी है, इसका रूल मैं जानता हूं, डी मोइवर्स फर्स्ट थ्योरम। उसने कहा था अगर पावर इंटीग्रल है तो डायरेक्ट पावर को अंदर ले आओ, राइट? बोलो ऋषि। ओके ओके। और पावर 1/q का रूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब भी आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करो कि सबसे पहले तो न्यूमरेटर को अंदर ले आओ, पावर 3 को अंदर लेके आ जाओ। जब पावर 3 को अंदर लेके आऊंगा मैं, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, यानी कि ये बन जाएगा cos पाई प्लस i sin पाई की होल पावर 1/4। कितने आंसर होने चाहिए इस क्वेश्चन के? इसका आंसर आपको पता है, बताओ इस एक्सप्रेशन के कितने आंसर होने चाहिए? सर 1/4 आंसर्स होने चाहिए। 4 आंसर्स होने चाहिए। अगर पावर 1/4 है तो आंसर्स भी 4 होने चाहिए, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर z की पावर 1/n निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, तो n आंसर्स थे इसके। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? जरा आ जाओ, अब वही एक्सप्रेशन देखो अप्लाई कैसे करना है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, जैसे वहां पे मैंने लिखा था, बिल्कुल वही बात करूंगा, कोई नई बात नहीं है। बताओ जी, यही सीख के आए थे ना? क्या आप इसको जनरल फॉर्म में लिख दीजिए, इसका आंसर कुछ ना कुछ बनेगा, इसका आंसर कुछ ना कुछ पक्का बनेगा। और जो इसका आंसर बनेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको k को रखना क्या क्या पड़ेगा? 0 1 2 3, यानी कि 4 वैल्यूज बनेंगी इसका आंसर। और वो जो 4 वैल्यूज बनेंगी उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपसे ये पूछा गया है कि उन चारों वैल्यूज का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। अब आपको इसके लिए ये वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बस। अभी आपको ये एंगल्स कैलकुलेट करने नहीं आएंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, इसीलिए मैंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया पूरा। तो वी नीड जो हमारा आंसर होगा ना, वो ये होगा, आंसर शुड बी, k की वैल्यू 0 रखो, तो ये बनेगा cos π/4 प्लस i sin π/4। दूसरा आंसर बनेगा जब k की वैल्यू 1 रखोगे, तो जब k की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आंसर बन जाएगा cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। फिर एक आंसर बनेगा cos, और k की वैल्यू 2 रखो, तो 2 to 4 प्लस 5 5π/4 प्लस i sin 5π/4। एक बात का ध्यान रखना, ये एंगल कभी भी 2π से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक रोटेशन के आंसर देते हैं बस इसमें हम पूरे। अगर 2π से बड़ा हो गया एंगल कहीं पे किसी भी पॉइंट पे, तो आपने गलत करा है सॉल्व, ये पहचान है। तो लास्ट आंसर होगा जब k की वैल्यू रखूंगा मैं 3, तो cos 7π/4 प्लस i sin 7π/4।
अभी तो आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता है ये, मतलब cos 3π/4 cos 5π/4 cos 7π/4, तो इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ आपको। cos 3π/4 की वैल्यू सिमिलरली मतलब cos 135 डिग्री है ये, तो ये बन जाएगा 1/√2 प्लस i/√2, देन ये बन जाएगा -1/√2 प्लस i/√2, देन ये बन जाएगा -1/√2 माइनस i/√2, देन ये बन जाएगा लास्ट वाली वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 1/√2 माइनस के i/√2। अब पहले दो को मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, तो यानी कि बनेगा i/√2 का स्क्वायर, तो i²/2 माइनस 1/2। भाई ये a है, ये प्लस b है, ये a है, ये माइनस b है, तो a² माइनस b²। इस वाले में करूंगा तो इन दोनों का साइन दोनों बार सेम है, माइनस के i/√2 और माइनस के i/√2। सर जी सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते थे वो वाली प्रॉपर्टी लगा के cos θ1 प्लस i sin θ1? बिल्कुल कर सकते थे, क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते थे। इनफैक्ट हमें वैसे ही करना चाहिए था, सही बोल रहा है तू एकदम, मैं ऐसे ही करना चाहिए था, तुम्हें आसानी से बात समझ आ जाती। वेरी गुड। चल अब तो हमने कर दिया, बट वैसे भी करके दिखा देंगे। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1/2 माइनस i²/2। i²/2 का मतलब -1/2, ये भी -1/2, यहाँ से भी एक माइनस कॉमन आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, आंसर आएगा 1, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, आंसर आया 1। बट बिल्कुल सही बात थी उसकी कि हमें ये करना चाहिए था इनफैक्ट दैट cos ऑफ π/4 प्लस 3π/4 प्लस 5π/4 प्लस 7π/4। सर तो वो cos 4π प्लस i sin 4π हो जाता। 4π/4 बिल्कुल 4π बन जाता ये भी, और ये भी बन जाता 4π। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 4π देखो साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है सर और cos 0 1 होता है। बिल्कुल, cos 0 1 होता है, तो 4π पे वापस लौट के भी 1 ही होगी वैल्यू, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। यही खेल है बस एप्लीकेशंस का, देखो हमें यही सीखना है मैथ्स में, कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। उर्वशी क्या ये बात समझ आई? यस सर, आ गया। लिखते हुए इस चीज को और समझने की कोशिश करिए, कैसे हमने को सॉल्व किया। बट जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी, पहले दो स्टेप तो बिल्कुल याद कर लो। पावर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर को अंदर लेके जाना और डिनोमिनेटर को छोड़ देना, वैसे ही 1 समथिंग पावर बन जाएगी फिर, और तब हम सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर जो भी वो काम करवा रहा है, अभी उसने हमसे पूछा था कि जो भी इसकी वैल्यूज आएंगी सबका मल्टीप्लिकेशन बताओ, तो हमने सबका मल्टीप्लिकेशन बता दिया। बाय द वे उसके एन आंसर्स क्यों थे, ये इस चीज से समझ। ऋषिक तूने पूछा था ना मुझसे कि सर इसके एन आंसर्स क्यों आ रहे हैं, यस सर। ये देख यहां से समझ, इसकी पावर 3/4 थी, तो जब भी पावर p/q की फॉर्म में होगी, p को तो मैं हर बार अंदर ही लेके आ सकता हूं, तो बच जाएगी पावर 1/q। भाई p को मैं अंदर क्यों ला रहा हूं, ये तो क्लियर है बिल्कुल, डी मोइवर्स थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम। यस सर। फर्स्ट थ्योरम ने बोला कि अगर आपकी पावर इंटीजर है आप ले आओ अंदर सीधा, हमने कहा पावर इंटीजर है जी, p/q को हम ऐसे लिख रहे हैं, पहले पावर p फिर पावर 1/q, तो p को तो मैं सीधा सीधा अंदर लेके आ सकता हूं। अब पावर बची 1/q, और यही चीज मैं तुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से समझाना चाहता हूं।
कि जब x की पावर x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 का आंसर निकाल रहे थे तो कितने आंसर बन रहे थे उसके? 3 बन रहे थे। इसलिए बन रहे थे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी। यस सर। तो अगर z की पावर, z हमारे पास कोई नंबर है, उसकी पावर में 1/q निकालना चाहता हूं तो मान ले उसका आंसर z1 है। ऐसे देख ले इसको, इससे मैं प्रूव कर सकता हूं। देखिए चीज और इजीली सर वो z टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये ऐसी तो बन जाएगा z की पावर n इज इक्वल्स टू z1। तो ये भी तो देख n पावर की इक्वेशन है, इसकी भी तो डिग्री n है, तो इसके रूट्स भी तो n ही होने चाहिए। यस सर। इसीलिए इसके आंसर हमारे क्यू आंसर्स आ रहे हैं इसके। तो उसमें से एक आंसर ये है कि जब हम इसको डायरेक्टली अंदर ले जाएंगे एज इट इज, और सारे आंसर्स k की वैल्यू रख रख के निकालते रहो। Can I rub this now? यस सर। ओके चलो, तो आपने एक इक्वेशन के रूट निकालना सीखे। मैं फटाफट से इसकी बात कर लेता हूँ। x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3, आपने देखा ये x क्यूब इक्वल्स टू 1 बन जाता है। इक्वेशन बनती है 2। इसका आंसर तो x इक्वल्स टू 1 आ ही गया, बट इस इक्वेशन के आंसर होते हैं x इक्वल्स टू ओमेगा एंड x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सही बात है। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं। और यहां से हमें दो प्रॉपर्टीज मिली थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है, और ओमेगा की पावर्स 3 1 होता है। बिल्कुल, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, और ओमेगा की पावर 3 के साइकिल में चलती हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, आपको ये एक्सप्रेशन तो याद हो ही गया। अब आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकता हूं मैं इससे। मैं सारे नहीं लिखवाना चाहता, पर मैं कुछ जरूर लिखवाना चाहता हूं। बन तो बहुत सकते हैं, जहां भी अब मतलब बन तो बहुत सकते हैं इन द सेंस के अब आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने आ ही गए हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालते हुए आप कितने भी कॉम्प्लेक्स रूट्स सब तो किसी के भी निकाल रहे हैं। पर इसका आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर ये बन जाएगा। दूसरी बात, ये तो बन ही गया। चलो, बहुत बढ़िया बात है। और भी मैं इसके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, चलो मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये आपके टास्क हैं। ये मैं लिखवा नहीं रहा, नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूरे करा लेना। बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये लिखाने बैठूं। ये लिखवा दूंगा मैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तुम बना के देखना, ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से क्या आप इन एक्सप्रेशंस को बना पा रहे हैं। ये हुआ, खुद से ट्राई करके देखना है, ठीक है। कहीं से ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर बुक में, हर जगह आपको ये सब एक्सप्रेशन मिल सकते हैं। बट नहीं, हमें ऐसे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप सीखो इन्हें, खुद से ट्राई करके देखो। नहीं बनेंगे तो मैं तो हुई ना, बुक की क्या जरूरत है, मैं कराऊंगा सारे। तो इसलिए अपने आप से बना के देखने हैं ये कि क्या बन सकते हैं। अपनी दिमाग की थिंकिंग लगानी है, और जब बन जाते हैं तो फिर बताना है मेरे को। नहीं बनते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बस इसके फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, वैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये तो आसान है। वैसे ये कर सकते हो तुम इजीली, इन दोनों पे बेस्ड ही है तो मतलब थर्ड और फोर्थ पे बेस्ड है। इसके अलावा ये बड़ा जबरदस्त एक्सप्रेशन है। चलो, ये बाय द वे एक एग्जाम होता है आईएसआई का, अगर मैंने आपको बताया हो तो उस आईएसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसको जो इसका आंसर आएगा प्रूव करके दिखाना है कि कैसे आ रहा है। चलो जी, खैर, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी सिखाना चाहता हूँ, ये तो आपको करके लाने कंप्लीट खुद से। इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझसे पूछा गया क्वेश्चन,
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये सॉरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाना चाहता हूँ। तो ये मान लो ये प्रॉपर्टीज ही, दो प्रॉपर्टीज तो ये हो चुकी हैं, दो और, एक तो दोनों ये हो चुकी हैं, दो और, तब क्वेश्चन लिखूंगा। क्या आप ये सारे एक्सप्रेशंस नोट कर चुके हैं? एक मिनट सर, थर्ड वाला नोट हो गया, मतलब सॉरी सेकंड वाला, हाँ सर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको हम एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आप सारी प्रॉपर्टीज जानते हैं इसकी। ओके, सो थर्ड इज 1 प्लस ओमेगा टू द पावर आर प्लस ओमेगा टू द पावर 2r। अगर आपको कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसकी दो ही वैल्यूज होंगी, या तो ये होगा 0, r कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और या होगा 3। अगर r एक मल्टीपल है 3 का, तो आंसर होगा 3। कोई भी r3 का मल्टीपल रख के देख लो। और अगर r नहीं है कोई भी एक मल्टीपल 3 का, तो आंसर होगा हमेशा 0। डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को कहीं भी यूज कर सकते हैं। इससे नीचे वाले एक्सप्रेशन रब कर रहा हूं। And the last property is they always form an equilateral triangle. अगर आप इनके पॉइंट्स को प्लॉट करोगे जाके, आपको पता है कौन कौन से पॉइंट्स हैं इक्विलेटरल। वेट पॉइंट है, एक तो है 1,0, ये है एक तो रूट, एक है ओमेगा, एक है ओमेगा स्क्वायर यानी कि -1/2 √3/2 एंड -1/2 -√3/2। तीनों के बीच में चलो डिस्टेंस निकाल के देखना खुद से अब, और चेक करना कि तीनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल आएगा। 1 से ओमेगा का डिस्टेंस जो है वही ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर का डिस्टेंस है, वही ओमेगा स्क्वायर से 1 का डिस्टेंस है। यानी कि अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे आर्गन प्लेन पे जाके, तो वो ट्राइंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जी कर चुके हैं नोट? यस सर। ओके, चलो यार, इस पे क्वेश्चंस तो हम करेंगे, क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, बट एक और टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में इस पे क्वेश्चंस ही करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम निकालना चाहते हैं 1 की पावर 1/n। हमने मान लिया इसकी वैल्यू है z। हम निकालना चाहते थे 1 की पावर 1/n, हमने मान लिया इसकी वैल्यू है z। ठीक है जी। पिछली बार हमने निकाला था x = 1 की पावर 1/3, तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए अपना नॉर्मल जो हमें एक्सप्रेशन आता था तोड़ना, उसे लिखा था और तब 1 ओमेगा स्क्वायर लिख लिया था। बट इस बार तो नहीं आता यार हमें फॉर्मूला लगाना, पर अब इस बार हमें कुछ और चीज जरूर आती है। इस बार हम काफी प्रिपेयर्ड होकर आए हैं इसके लिए। हमें आती है भैया डी मोइवर्स थ्योरम, और अगर डी मोइवर्स थ्योरम आती है और पोलर फॉर्म आती है तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 1 को लिखना है, 1 को पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका पहले तो ये देख लो भैया। 1 है, प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, पॉजिटिव साइड पे है, तो कितना होगा आर्ग्यूमेंट? 0 होगा। बोलो। यस सर। यस सर। और मॉड्यूलस 1 ही है खुद में ही, तो मॉड्यूलस 1 है, आर्ग्यूमेंट 0 है, लिख दिया cos 0 + i sin 0 की पावर 1/n। अब पावर 1/n है, पावर 1/n है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। 2k पाई प्लस 0 करना पड़ेगा, प्लस 0 भी करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाई n प्लस i sin 2k पाई डिवाइडेड बाई n। बोलो जरा, सही लिखा है क्या मैंने? समझ लो एक बार क्या कर रहा है मैंने यहाँ पे।
भाई 0 के साथ 2 के पाई ऐड करा, कोई फर्क नहीं पड़ा यार, 0 खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ 2 के पाई, और पावर को नीचे ले आया। और k की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। ठीक बात है, देख लो। यस सर। उर्वशी आगे बढ़े। यस सर। ओके, लिख लो यहाँ पे यूजिंग डी मोइवर्स थ्योरम, ये लिख सकते हो आप अगर आपको याद नहीं हो तो। ये डी मोइवर्स थ्योरम से करा है हमने, कोई वही चीज करी है जो हम अभी तक पढ़ते आ गए। बस इस बार एंगल 0 था तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है एकदम, सर ये तो सीधा सीधा 2 के पाई हो गया। 2 के पाई प्लस 0 ही करा है, बट 2 के पाई प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 के पाई ही है वो। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान दो। इसको ये देखो, इसको बस यूलेरियन फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ऐसे ही तो लिखूंगा। e की पावर i 2 के पाई अपॉन n है बस मेरे पास एंगल। ठीक बात है, ध्यान से देखो जरा, मैंने एक काम और कर दिया इसमें भी, अभी अभी करने वाला हूँ बस मैं। फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया? क्योंकि n की वैल्यू तो मुझे पता होगी, वो तो मुझसे कहेगा कि भैया 5th रूट ऑफ यूनिटी निकाल दे, 7th रूट ऑफ यूनिटी निकाल दे। मैंने किया था वही हो गया। क्या किया था सर? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में वो नहीं किया था, ऐड हाँ हाँ वही किया। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे भी k की वैल्यूज हमें पता है, 0 1 2 3 अप टू n-1 तक कुछ भी रख सकता हूँ। तो हमने क्या करा, इसको वैल्यू को बोल दिया अल्फा, क्योंकि ये तो रहेगा हमेशा कांस्टेंट। जब भी हमें nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए बोला जाएगा, तब हम इस तरीके से nth रूट ऑफ यूनिटी दे सकते हैं, दैट अल्फा की पावर 0, यानी कि एक nth रूट ऑफ यूनिटी तो हमेशा 1 ही आएगा। 1 की पावर 1/3 लो, 1 की पावर 1/4 लो, 1 की पावर 1/5 लो, एक आंसर तो हमेशा 1 ही आएगा। और आंसर आएंगे ये, k की वैल्यू रखता जा रहा हूँ, k की वैल्यू 0 रखी, आंसर 1 आ गया, k की वैल्यू 1 रखी, अल्फा की पावर 1 आ गया, अल्फा की पावर n-1 तक आंसर आ रहे हैं, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो हर बार हम इजीली डिफाइन कर पाएंगे, दैट इज e to the power I 2 pi upon n. So the nth roots of unity, लास्ट स्टेटमेंट आज की क्लास का, the nth roots of unity are 1 alpha, alpha square up to alpha की पावर n-1, where alpha is e to the power I 2 pi upon n, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द वे, cos 2 pi upon n plus I sin 2 pi upon n। n की वैल्यू आपको गिवन होगी हर केस में, आपसे बताया जाएगा कौन सा रूट ऑफ यूनिटी निकलवाना चाहते हैं। अब आप इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में खुद से लगा के देख सकते हैं बाय द वे, कि क्या हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सही निकला था। उसके लिए 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर 3 आंसर आने चाहिए थे, राइट, और अल्फा की वैल्यू बननी चाहिए थी e की पावर I 2 pi upon 3। आप लगा के देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है। ठीक है जी, चलो इससे आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे, इसको समझ के आना, इसको लिख लो फटाफट से, नोट कर लो। क्या ये बात समझ आई भी है, ये तो बता दो मुझे। यस सर, आ गई। यस सर, आ गया सर लेकिन ये डी मोइवर्स थ्योरम में जो सेकंड वाला ही है, ये कैसा आया था? मतलब इसका कुछ है? सेकंड वाला जो सेकंड एक्सप्रेशन बना है, हाँ सर, वो कैसे आई थी? करेंगे बात, करेंगे उसके बारे में, अभी तो क्लास स्टार्ट होने वाली है तो हम करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, चलो देन, ओके गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे।